ऑलराइट गाइस, तो आगे बढ़ते हैं अपने जावा के सेशन में। और आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली कंस्ट्रक्टर के बारे में। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, किस लिए यूज़ किया जाता है, कितने टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस होते हैं, और उसके बाद कैसे लिखा जाता है एक्चुअल कोड को वीएस कोड में एग्जाम्पल के साथ बहुत ही नीटली हम यहाँ पे समझेंगे। और इसके बाद नंबर आता है गाइस कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही ब्यूटीफुल भी है। एक्चुअल रियल लाइफ कोडिंग में जब भी हम कोई एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं तब यहाँ से जो भी हम सीख रहे हैं सब कुछ वहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, तो बिल्कुल इसको आराम से धीरे से सीखना है, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो बेसिकली पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि इनिशियलाइजेशन के बारे में। इनिशियलाइजेशन कैसे होता है, इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक क्या होता है, डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइजेशन कैसे प्रोवाइड की जाती है जेवीएम के बारे में। तो वो 12th पार्ट था और आज का जो है ये 13th पार्ट है गाइस, ठीक है। तो इससे पहले आप सबको पता है 12 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं इसी प्लेलिस्ट में और ये 13th वीडियो है। तो किसी ने वो पिछले वीडियोस नहीं देखे तो बिल्कुल चेकआउट कीजिएगा इस प्लेलिस्ट को। आपको ए से लेकर जेड तक जो भी जावा का कॉन्सेप्ट है, कोर प्लस एडवांस, सब कुछ इस प्लेलिस्ट में मिलने वाला है। तो पिछले वीडियोस को आप ज़रूर चेकआउट कर लेना। ओके, तो आज का टॉपिक है गाइस कंस्ट्रक्टर। तो पहला हम डेफिनेशन देख लेते हैं एज यूजुअल कि कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है। तो कंस्ट्रक्टर्स आर द स्पेशल मेथड्स ऑफ जावा क्लास यूज टू इनिशियलाइज द स्टेट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ऑब्जेक्ट क्रिएशन टाइम। तो कंस्ट्रक्टर का काम खाली इतना है गाइस कि जो भी स्टेट्स होते हैं ऑब्जेक्ट के उनको इनिशियलाइज करना, ठीक है। तो जैसे कि एक ऑब्जेक्ट समझ लो, इंसान एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो उसके स्टेट्स क्या हो गए, उसका हाइट हो सकता है, उसका वेट हो सकता है, उसका कलर हो सकता है, और उसके बाद और भी पैरामीटर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो 3 पैरामीटर मैंने ले लिए। अब इनको इनिशियलाइज करना होगा। हाइट इनिशियली कितनी है, लेट अस से 175 सेंटीमीटर है। उसके बाद वेट कितना है, 70 to 75 kg है। उसके बाद कलर आता है, कलर क्या है, वाइट है फिर ब्लैक, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो इसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर को एक ऑब्जेक्ट यानी एक इंसान है, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक इंसान है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगे, उन प्रॉपर्टीज़ को अगर मैं इनिशियलाइज करना चाहता हूँ तो इन प्रॉपर्टीज़ पी मतलब प्रॉपर्टीज़, तो इनको इनिशियलाइज करने के लिए एक इनिशियल वैल्यू देने के लिए मैं कंस्ट्रक्टर को यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो ये होता है इस काम कंस्ट्रक्टर का। द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड वेन एवर एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज प्रिंटेड। तो जब भी हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उस टाइम कंस्ट्रक्टर रन होता है उस क्लास का, उस पर्टिकुलर क्लास का। अब इसका हम यहाँ पे सिंटैक्स देखेंगे तो हमको पता चलेगा। पहला होता है गाइस एक्सेस स्पेसिफायर, जो कि ऑप्शनल है, हम लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखे तो भी चलता है। उसके बाद कंस्ट्रक्टर नेम आपको देना ही देना है। उसके बाद पैरामीटर्स भी ऑप्शनल है गाइस। अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो पैरामीटर देने पड़ेंगे, अगर पैरामीटराइज नहीं है तो पैरामीटर्स भी ऑप्शनल है। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कंस्ट्रक्टर नेम होना चाहिए, और इसके भी कुछ रूल्स है। 3 इंपॉर्टेंट रूल है गाइस। कंस्ट्रक्टर का नेम, जो भी हमारा क्लास का नेम होता है वही सेम नेम होना चाहिए, दूसरा नेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कोड टू इनिशियलाइज द एट्रीब्यूट्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये सिंटैक्स हो गया, ठीक है। एक्सेस स्पेसिफायर मतलब यहाँ पे ये स्पेसिफाई करेगा कि प्राइवेट है, पब्लिक है, कुछ है, ठीक है। तो इसको कोई मॉडिफायर नहीं होता है, स्टैटिक और इंस्टेंस, उसका कोई झंझट यहाँ पे नहीं है। सिर्फ एक्सेस स्पेसिफायर चाहे तो हम सिक्योरिटी के लिए रख सकते हैं, नहीं तो वो भी ऑप्शनल है, राइट। अब कंस्ट्रक्टर नाम हम अगर डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे दे रहे हैं, तो इसके कुछ रूल्स है गाइस, इसको फॉलो करना पड़ता है जावा में। तो कौन से हैं, 3 रूल्स यहाँ पे आते हैं गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबको पता होने चाहिए। पहला रूल कहता है कि कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज दैट ऑफ द क्लास नेम। तो यहाँ पे देखिए गाइस, नीचे मैंने एक कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है, ये जो क्लास है इसका नाम वृषि1 है, और ये जो कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे इसका नाम भी मैंने वृषि1 ही दिया है। तो ये दोनों सेम होने चाहिए, फर्स्ट पॉइंट का मतलब। नो रिटर्न टाइप नॉट इवन वाइड इज अलाउड। तो इस वृषि1 के पीछे आपको कोई रिटर्न टाइप नहीं मिलेगा, लाइक इंट लिखते हैं उसके बाद स्ट्रिंग लिखते हैं हम, मतलब ए वाली वैल्यू को ये रिटर्न करेगा। लेकिन कंस्ट्रक्टर के बारे में मतलब जब भी हम कंस्ट्रक्टर लिखते हैं तब कोई भी रिटर्न टाइप यहाँ पे नहीं होना चाहिए, नॉट इवन वाइड। वाइड मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करता, लेकिन उसको भी हम नहीं लिख सकते। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, नॉट इवन वाइड इज अलाउड। तो आपको इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं कि क्या कंस्ट्रक्टर को हम रिटर्न टाइप दे सकते हैं या फिर
वो कौन से 3 गोल्डन रूल्स है जो कि फॉलो करने पड़ते हैं जब भी हम कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करते हैं। तो उस चीज़ को हम यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। तो रिटर्न टाइप कोई भी नहीं होना चाहिए। नो मॉडिफायर शुड बी गिवन, एग्जाम्पल स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। तो यहाँ पे स्टैटिक और नॉन स्टैटिक भी पीछे नहीं लिख सकते गाइस, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो 3 रूल्स क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर नेम जो भी क्लास का नेम होता है वही होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कोई भी रिटर्न टाइप हमें कंस्ट्रक्टर पे नहीं स्पेसिफाई करना है। उसके बाद तीसरा रूल कहता है कि कोई भी मॉडिफायर यहाँ पे अलाउड नहीं है, नॉट इवन स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक। ये सब कुछ, ये जो तीनों चीज़ें इनको हमें फॉलो करना पड़ेगा, तभी हमारा कंस्ट्रक्टर डिफाइन होगा, अदरवाइज ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टर हो गया गाइस। अब बेसिकली यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्लास वृषि है, इसका क्लास का नाम मैंने वृषि दिया हुआ है, और यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया है, और इसका ओपन और इसका क्लोज, और यहाँ पे हम जो भी कोड लिखेंगे इसको इनिशियलाइज करने के लिए लिखेंगे, ठीक है। तो जस्ट स्केलेटन मैंने बनाया हुआ है, कोड हम एक्चुअल कोड VS कोड में ज़रूर देखेंगे, ठीक है। अब बारी आती है गाइस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर के। तो बेसिकली कितने टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर होते हैं और कैसे इनको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर में मेनली 2 आते हैं गाइस, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर में एक आता है यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, और दूसरा आता है कंपाइलर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर जो है ये हम एक्सप्लिसिटली अगर क्लास में मेंशन करेंगे कंस्ट्रक्टर तो कंस्ट्रक्टर रहेगा, अदरवाइज जावा क्या करता है कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर देता है जो कि हम कहते हैं कंपाइलर डिफाइन। मतलब आप एक्सप्लिसिटली अगर कोई कंस्ट्रक्टर एक क्लास में नहीं डिफाइन कर रहे, या फिर एक ऑब्जेक्ट है जिसको आप एक कंस्ट्रक्टर नहीं डिफाइन करेंगे, तब कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप नहीं डिफाइन करेंगे तो जो जावा का कंपाइलर होता है वो एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर दे देता है और उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दे देगा। मतलब इंट है तो उसको 0 देगा, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है तो 0.0 देगा, स्ट्रिंग है तो नल देगा, बूलियन है तो फॉल्स देगा। तो ये सभी डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइजेशंस को वो दे देगा। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर, अगर आपको कोई पूछे कि कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना पड़ता है या फिर नहीं, तो आप पूछे सही कहेंगे कि नहीं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। अगर हम एक्सप्लिसिटली कंस्ट्रक्टर देंगे, अगर हम ही डिफाइन करेंगे, या फिर प्रोग्रामर अगर कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करेगा तो कंपाइलर कंस्ट्रक्टर को नहीं देगा। तो दोनों में से एक होगा गाइस, ठीक है। दोनों नहीं हो सकते। अगर हम डिफाइन करेंगे तो कंपाइलर नहीं देगा, अगर हम नहीं डिफाइन करेंगे तो कंपाइलर एक कंस्ट्रक्टर दे देगा। तो इसी को कहते हैं, ये वाला लेफ्ट में यूजर डिफाइंड है, इसको हम डिफाइन करेंगे, ये नहीं देंगे हम, तो यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो रहता ही रहता है, ठीक है। और उसके बाद यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर में 2 टाइप आते हैं गाइस। एक आता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और दूसरा आता है नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे डिफरेंस कोई ज़्यादा नहीं है गाइस। अगर कंस्ट्रक्टर में हम कुछ पैरामीटर्स पास करेंगे तो उसको हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। अगर कोई भी पैरामीटर हम पास नहीं करेंगे तो उसको नॉन पैरामीटर्स और नो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हम कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्टली गाइस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री में। हम दोनों पर ही एग्जांपल देखेंगे अपने VS कोड में, ठीक है। अब थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है गाइस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द सेंस आपको इंटरव्यू में पूछे जाने वाले पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक पॉइंट को हम देखते जाएंगे। अ जावा क्लास डेफिनेशन मस्ट डिफाइन कंस्ट्रक्टर, द कंस्ट्रक्टर कैन ऑफ 2 टाइप्स। जब भी आप एक जावा का क्लास डिफाइन करते हो उसमें कंस्ट्रक्टर होना ज़रूरी है गाइस। विदाउट कंस्ट्रक्टर एक जावा का क्लास एग्जिस्ट नहीं कर सकता, जो कि हम डिफाइन कर सकते हैं। हम नहीं डिफाइन करेंगे तो एज आई टोल्ड कंपाइलर ऑटोमेटिकली दे देगा। तो 2 टाइप होते हैं, एक होता है यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर और दूसरा होता है कंपाइलर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। द कंस्ट्रक्टर डिफाइंड इन क्लास बाय प्रोग्रामर इज नोन एज यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो हमने डिफाइन किया तो यूजर डिफाइंड हो गया। अगर कंपाइलर ने दे दिया तो उसको हम बोलेंगे कंपाइलर और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। द यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर कैन बी विद पैरामीटर्स और विदाउट पैरामीटर्स। सो कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर्स इज नोन एज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो अगर पैरामीटर्स पास करेंगे तो हम उसको बोलेंगे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, और द कंस्ट्रक्टर डिफाइंड बाय कंपाइलर इज नोन एज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इट प्रोवाइड्स डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन टू इंस्टेंस वेरिएबल्स। अब ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस कि कौन से वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन देता है। तो याद रखिए जब भी हम कंस्ट्रक्टर की बात करेंगे सिर्फ इंस्टेंस वेरिएबल्स वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, कोई भी स्टैटिक वेरिएबल यहाँ पे कंसिडरेशन में नहीं लिया जाता, और उसको
चाहे वेरिएबल हो या फिर मेथड हो, इन सभी को हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में नहीं मतलब यूज़ करते, सिर्फ इंस्टेंस वेरिएबल्स यूज़ होते हैं, ठीक है। द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर विल बी अवेलेबल ओनली इन द क्लास विच डजेंट हैव यूज़र डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है गाइज कि जब भी हम क्लास में यूज़र डिफाइंड कंस्ट्रक्टर नहीं होता तभी एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं रहता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए रिगार्डिंग कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं गाइस, और ठीक है, तो इससे पहले कि हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को देखेंगे, जो भी कंस्ट्रक्टर मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया कि पैरामीटराइज, नॉन पैरामीटराइज, कैसे कंस्ट्रक्टर को हम डिफाइन कर सकते हैं, तो इन सभी के बारे में प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देख लेते हैं गाइस, ठीक है। तो चलते हैं अपने VS कोड में। तो VS कोड में आ चुका हूँ गाइस मैं, और इसको मैं क्लोज कर दूंगा, और यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बनाना चाहूँगा। तो मेन क्लास लेटेस्ट से 7 तक बनाया हुआ है, मेन क्लास 8.java, ठीक है। तो एक मैंने मेन क्लास 8.java के नाम से एक फाइल बनाई। अब इसके अंदर ठीक है, तो पब्लिक मेथड को डिफाइन करता हूँ, पब्लिक स्टैटिक मेथड, और इस नेम को चेंज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे मेन, ठीक है। तो ये सब कुछ VS कोड में एमएट एब्रिविएशन से होता है गाइस, आपको सजेशंस मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग लिखेंगे और उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स, तो ARGS हमने लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है स्केलेटन तैयार हो चुका है गाइस। अब इसके ऊपर हमें जो भी क्लासेस लिखने हैं उनको लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे एक मैं क्लास डिफाइन कर रहा हूँ, उसका नाम है डेमो1, ठीक है। तो क्लास डेमो1, और इसके अंदर एक वेरिएबल ले लेता हूँ x और दूसरा वेरिएबल ले लेता हूँ y, ठीक है। तो दो वेरिएबल्स है और इसके अंदर एक मेथड को डिफाइन करता होगा इस, ठीक है। तो उसका नाम होगा, सॉरी मेथड नहीं, यहाँ पे क्या है, ये जो है कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो डिफाइनिंग द कंस्ट्रक्टर, ओके। तो कंस्ट्रक्टर को कैसे डिफाइन किया जाता है, जैसे कि मैंने बताया था गाइज, ये जो भी क्लास का नेम होता है सेम नेम से मुझे लिखना पड़ता है। तो डेमो1 क्लास का नेम है, तो यहाँ पे मैं डेमो1 लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, और यहाँ पे जो ब्रैकेट और उसको हम ओपन क्लोज करेंगे, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ गाइज, इसको यहाँ पे नीचे ले सकता हूँ और इस ब्रैकेट को भी नीचे लूँगा, तो थोड़ा सा समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक system.out.println लिखना चाहूँगा, sys out अगर लिखेंगे तो आ जाता है गाइस, ठीक है। तो एमएट एब्रिविएशन, और यहाँ पे मैं लिखूँगा रनिंग डेमो1 कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो रनिंग डेमो1 कंस्ट्रक्टर मैंने यहाँ पे लिख दिया, और जो भी यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि कंस्ट्रक्टर को जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको इनिशियलाइज करने के लिए, जो भी स्टेट्स होते हैं उनको इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस क्लास के कितने स्टेट्स है गाइस, 2 स्टेट्स है। स्टेट्स मतलब बेसिकली गाइस ये समझ लो वेरिएबल्स, ठीक है। तो वेरिएबल्स को ही हम स्टेट्स बोलते हैं, जब ऑब्जेक्ट का नाम आता है तो उसको स्टेट्स के नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली स्टेट्स आर नथिंग बट वेरिएबल्स, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है, x है और y है। x को मैं 10 से इनिशियलाइज कर देता हूँ और y को मैं 20 से इनिशियलाइज कर देता हूँ, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे अभी मेरा कंस्ट्रक्टर तैयार हो चुका है। तो ये जो पूरा मैंने डेमो1 से लेकर यहाँ तक लिखा है, इसको बोलते हैं गाइस कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और इनको क्या बोलेंगे हम, इनको बोलेंगे स्टेट्स, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिखा है इसको बोलेंगे क्लास। क्लियर, ओके, गॉट इट, ठीक है। तो अब क्या करेंगे गाइस, ये जो मैंने लिखा था कंस्ट्रक्टर, इसको अब हम यूज़ करेंगे अपने मेन क्लास में। तो यहाँ पे मैंने मेन क्लास को ओपन कर लिया है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता होगा इस डेमो1 क्लास का, डेमो1 D1, ठीक है। तो इक्वल टू न्यू डेमो1, ठीक है। तो न्यू डेमो1 नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, और उसका रेफरेंस वेरिएबल D1 है गाइस, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक system.out.println, और यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा x और y की वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ गाइस। मैं बेसिकली x वैल्यू इज लिखूँगा और इसको कॉन्कैटिनेट करूँगा D1.x से, मतलब ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्या है, D1 है। और सेम थिंग मैं y के बारे में लिखना यहाँ पे चाहता हूँ, तो बेसिकली इसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे
और यहाँ पे y वैल्यू इज d1.y, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब इसको हम रन करते हैं गाइस, ठीक है। तो जावा सी मेन क्लास कितना है गाइस, 8 है, डॉट जावा, ठीक है। तो इसको हमने कंपाइलेशन पे डाल दिया है, कंपाइलेशन हो चुका है। अब जावा मेन क्लास 8 हम इसको रन करते हैं। ओके गाइस, मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास मेन क्लास 8, मेन क्लास 8 में मेन मेथड नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, 1 सेकेंड गाइस, ओके। जावा मेन क्लास 8, 1 सेकेंड गाइस, इसको हमें रिजॉल्व करना होगा। तो मेन मेथड यहाँ पे क्यों नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे दिखाना चाहिए रन या फिर डीबग, और यहाँ पे मैंने गलती कर दी है गाइस, एन मेन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रन डीबग आ जाता है जब भी हम मेन मेथड प्रॉपरली डिफाइन करते हैं। तो सॉरी फॉर दैट वन गाइस, आई जस्ट कंपाइल दिस अगेन, ठीक है। तो जावा सी मेन क्लास, और उसके बाद अब हम इसको रन करते हैं, जावा मेन क्लास 8, ओके। अभी प्रॉपरली रन हो रहा है गाइस, रनिंग डेमो1 कंस्ट्रक्टर, उसके बाद x वैल्यू इज 10 और y वैल्यू इज 20। तो जो भी मैंने यहाँ पे x और y वेरिएबल लिए थे उनको इनिशियलाइज कहाँ पे किया है, मैंने यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज किया है। अगर मैं यहाँ पे 100 लिखूँगा और यहाँ पे लेटेस्ट से मैं 201 लिखता हूँ, तो अब देखिए गाइज इनके वैल्यूज़ यहाँ पे चेंज होने चाहिए, क्योंकि कंस्ट्रक्टर में जो भी वैल्यूज़ हम डिफाइन करते हैं वही वैल्यूज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो x वैल्यू इज़ 100 और y वैल्यू इज़ 201। तो बेसिकली ये काम होता है गाइस कंस्ट्रक्टर का। इसका मतलब होता है कि जो भी वेरिएबल्स यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं अपने क्लास में, उनको इनिशियलाइज करना कंस्ट्रक्टर का काम होता है। सिंपल सी चीज़ है गाइस, ठीक है। तो अगर चाहे तो आप दूसरा ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। लेटेस्ट से अगर मैं डेमो1 का और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, डेमो1 d2 इक्वल टू न्यू डेमो1, ठीक है। तो दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर लिया, और सेम चीज़ें x और y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ तो इन दोनों को यहाँ पे मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा गाइस, ठीक है। तो यहाँ ये हो गया d2.x और इसको मुझे लिखना होगा d2.y। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू सेम आएगी गाइस दोनों ऑब्जेक्ट्स में, क्योंकि एक ही कंस्ट्रक्टर से हम उन दोनों को इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो इसको मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। देखिए x वैल्यू इज़ 100, पहले पहले ऑब्जेक्ट के लिए x वैल्यू इज़ 100, y वैल्यू इज़ 201। अगेन उसके बाद x वैल्यू इज़ 100, y वैल्यू इज़ 201। तो इसका मतलब आप चाहे जितने भी ऑब्जेक्ट्स बना लो, उन सभी को सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्टर की मदद से हम इनिशियलाइज कर सकते हैं एट द इनिशियल स्टेज। तो ये पावर होता है गाइस कंस्ट्रक्टर का, ओके। तो अब ये हो गया एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है गाइस, ये नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। तो ये जो कंस्ट्रक्टर डेमो1 था, इसको आप देख सकते हैं ब्रैकेट में मैंने कुछ भी यहाँ पे पास नहीं किया है। अगर कुछ भी पास नहीं करूँगा तो उसको हम बोलेंगे नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब एक एग्जांपल देखते हैं गाइस जहाँ पे हम कुछ पैरामीटर्स को पास करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो इस चीज़ को फिलहाल इतने ही रहने देते, इसमें ही हम एडिटिंग करते थे, ठीक है। तो सेम सब कुछ रहेगा गाइस, क्लास डेमो1 इंट x इंट y, और उसके बाद पैरामीटराइज डिफाइनिंग द, और जस्ट मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ डिफाइनिंग पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। और उसके बाद यहाँ पे कितने पैरामीटर्स है, मतलब कितने वेरिएबल्स है, 2 है गाइस। तो पहला क्या होगा, इंटीजर टाइप है, उसको मैं बोलूँगा आर्ग्यूमेंट1। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा भी इंटीजर है, उसको बोलूँगा मैं आर्ग्यूमेंट2, ठीक है। तो ये 2 पैरामीटर्स मैंने इसको पास किया। अब जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब इन पैरामीटर्स को यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की जगह देना होगा, तो ऑब्जेक्ट के अंदर। तो इसको कैसे देंगे मैं अभी आपको बताता हूँ। अब क्या होता है गाइस, x की वैल्यू पहली क्या होगी, आर्ग्यूमेंट1 जो होगा x का वैल्यू होगा। तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा आर्ग्यूमेंट1, और y की वैल्यू क्या होगी, आर्ग्यूमेंट2 होगी। तो आर्ग्यूमेंट2 मुझे यहाँ पे लिखना होगा। अब मैंने पैरामीटराइज्ड एक क्लास डिफाइन कर दिया है गाइस। अब सेम चीज़ मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नीचे आता हूँ
और यहाँ पे इसको रेड दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर दिया है, तो इसको वैल्यूज़ भी हमें पास करनी होगी। तो इसके अंदर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको पता है कि 2 पैरामीटर्स देने होंगे और दोनों ही इंटीजर टाइप के हैं। तो 2 नंबर्स दे देते हैं गाइस, एक देते हैं 12 और उसके बाद कॉमा देकर दूसरा देते हैं 89। ठीक है, अब यहाँ पे एरर चला जाएगा। और सेम चीज़ यहाँ पे भी हमें करनी होगी, यहाँ पे 22 देते हैं और दूसरे में 44 देंगे। ठीक है, अब देखिए ये दोनों ही पैरामीटराइज्ड ऑब्जेक्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे जब भी मैं एक D1 ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तब मुझे पैरामीटर्स पास करने होंगे, मतलब 12 और 89 को आर्ग्यूमेंट 1 और आर्ग्यूमेंट 2 को असाइन कर दो। इनडायरेक्टली मैं कह रहा हूँ x की वैल्यू 12 दे दो और y की वैल्यू 89 दे दो। ये कैसे होगा? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के थ्रू इस काम को मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। सिंपल सी चीज़ है गाइस, थोड़ा सा एडिटिंग करना पड़ता है बस। अब इसको हम कंपाइल कर देते हैं फिर से। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे हम इसको रन करेंगे। अब रन करने के बाद देखिए गाइस, रनिंग डेमो1 कंस्ट्रक्टर x वैल्यू इज 12 और 89, y वैल्यू इज 89। रनिंग डेमो1 कंस्ट्रक्टर अगेन x वैल्यू इज 22 और y वैल्यू इज 44। तो इसका उपयोग ये होगा गाइस कि हम यहाँ पे स्टैटिक, मतलब ऐसा नहीं है कि फिर से अगर मैं 12 14 को दूसरी बार अगर मैं 44 66 को देना चाहता हूँ तो यहाँ पे आकर मुझे x की वैल्यू और y की वैल्यू बार बार चेंज करनी पड़ेगी। तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे तो सिर्फ एक लाइन में हमें डिफाइन करना है इसको, उसके बाद पूरे प्रोग्राम में ये चेंज हो जाएगा। अगर और एक ऑब्जेक्ट चाहता हूँ जहाँ पे मैं कुछ और वैल्यूज़ अगर मैं पास करना चाहता हूँ तो क्या कर सकता होगा, इस चीज़ को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब डेमो2 को मैं डेमो3 में बदल दूंगा और ये जो पैरामीटर्स है 222 कर दूंगा और इसको 444 कर दूंगा। और ये जो D2 था इसको भी मुझे D3 करना होगा और नीचे वाले को भी यहाँ पे मुझे D3 करना होगा। ठीक है, तो इन सभी को मैंने D3 कर दिया। अब मैं इसको सेव करके रन करूँगा तो मुझे 3 आउटपुट्स मिलने चाहिए गाइस, जो कि 3 ऑब्जेक्ट्स के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 आउटपुट मुझे मिल चुके हैं। तो पहला है 12 और 89, उसके बाद 22 44 और उसके बाद 222 और 444। तो इसके तरह आपकी चाहे कितने भी जितने चाहो उतने यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो गाइस, और सभी को चाहे जो भी वैल्यूज़ आप देना चाहे रूल्स के हिसाब से दे सकते हो। ठीक है, तो ये होता है गाइस पैरामीटराइज्ड और नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के बीच का अंतर। आई होप आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, ओके, तो ये तो एक एग्जाम्पल हो गया गाइस। अब पर्टिकुलरली अगर मैं पेन की बात करूँगा या फिर एक पेन को एग्जाम्पल अगर एक ऑब्जेक्ट की तरह लूँगा तो कैसे मैं इस प्रोग्राम को लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अगर इसको मैं लिखना चाहता हूँ पेन की मदद से तो गाइस बेसिकली इस चीज़ को हटा देता हूँ मैं, यहाँ से डिलीट कर दिया। अब देखिए क्लास क्या होगी, मेरी पेन होगी। मान लो पेन एक ऑब्जेक्ट है, उसका एक मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रहा हूँ। तो क्लास इक्वल टू पेन मैंने लिख दिया, मतलब क्लास का नाम पेन दे दिया। उसके बाद यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग डिफाइन करना होगा, ब्रांड, मतलब 3 पैरामीटर्स लूँगा गाइस मैं इसके। ठीक है, पहला एक लूँगा ब्रांड, उसके बाद कलर लूँगा और उसके बाद प्राइस ले लूँगा। इन तीनों को मैं एक कंस्ट्रक्टर की मदद से कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे इसको लिखा जाता है, ये मैं समझा दूँगा। अब यहाँ पे जो एस है गाइस, इसको कैपिटल में लिखना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल में लिखेंगे तो आपको एक एरर आ जाएगा, एरर आएगा। तो यहाँ पे इसको क्या लिखूँगा गाइस, मैं ब्रांड लिखूँगा। और उसके बाद और एक स्ट्रिंग मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ जो कि होल्ड करेगा कलर, और उसके बाद और एक वेरिएबल ले लेता हूँ जो है डबल। ठीक है, तो डबल, और उसमें क्या स्टोर होगा गाइस, मेरा प्राइस, यहाँ पे पेन का प्राइस जो है स्टोर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैं कंस्ट्रक्टर डेफिनिशन, ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर डेफिनिशन कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर रहा हूँ। तो हम सबको पता है क्लास नेम और कंस्ट्रक्टर का नेम सेम होना चाहिए। और यहाँ पे पहला आर्ग्यूमेंट क्या है गाइस, पहला आर्ग्यूमेंट है स्ट्रिंग, इसलिए स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट 1 लिख रहा हूँ। और दूसरा आर्ग्यूमेंट भी मेरा स्ट्रिंग ही है, तो स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट 2 लिख रहा हूँ। और तीसरा आर्ग्यूमेंट जो कि मेरा डबल टाइप ऑफ वैल्यू है, तो मुझे यहाँ पे डबल आर्ग्यूमेंट 3 लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इन सभी चीज़ों को। अब इसके बाद गाइस यहाँ पे बारी आती है कंस्ट्रक्टर के बॉडी को डिफाइन करने का। तो यहाँ पे एक
प्रिंट स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ और यहाँ पे लिखूँगा कि ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे गाइज लेट अस से creating the constructor for pen ऑब्जेक्ट, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जस्ट फॉर माय रेफरेंस यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे गाइज, इन तीनों जो भी वेरिएबल्स थे या फिर हम स्टेट्स कह सकते हैं, इनको इनिशियलाइज कर देंगे। तो कैसे इनिशियलाइज किया जाता है, सेम गाइज, यहाँ पे ब्रांड की वैल्यू क्या होने वाली है, आर्ग्यूमेंट 1 होगी। ठीक है, और उसके बाद ब्रांड के बाद आता है हमारा कलर, कलर की वैल्यू क्या होगी गाइज, आर्ग्यूमेंट 2 होगा, और उसके बाद प्राइस की वैल्यू आर्ग्यूमेंट यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम अपने कंस्ट्रक्टर को अभी डिफाइन कर देंगे। तो कंप्लीट हो चुका है गाइज, मैंने कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। अब बारी आती है ऑब्जेक्ट क्रिएशन की, जो कि हमने ऑलरेडी करके रखी थी, लेकिन उसको मॉडिफाई करना होगा क्योंकि अभी हमारा क्लास का नेम चेंज हो चुका है। तो यहाँ से मैं डेमो 1 को हटाऊंगा और क्लास का नेम पेन रख दूंगा, और सेम चीज़ यहाँ पे मुझे करनी होगी। ठीक है, तो अभी हमारा नया क्लास क्या है, पेन है गाइज। उसके बाद d1 इक्वल टू न्यू पेन। यहाँ पे एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये जो पैरामीटर्स है सिर्फ 2 ही पैरामीटर्स है, और यहाँ पे 3 पैरामीटर्स एक्सपेक्टेड है गाइज। ठीक है, अब पेन को कितने पैरामीटर्स चाहिए गाइज, 3 पैरामीटर्स चाहिए। तो इनको मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। पहला क्या है, ब्रांड है, ब्रांड हम ले लेते हैं सेलो। ठीक है, तो पेन का है तो पेन की बात करेंगे, और उसके बाद दूसरा आता है कलर्स। ठीक है, तो कलर्स यहाँ पे ब्लू ले लेता हूँ गाइस। ठीक है, तो कलर मैंने ब्लू ले लिया। अब प्राइस की वाइज आती है 25.56 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैंने इन सबको इनिशियलाइज कर दिया है गाइस। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे देखिए d1.x d1.y इन सभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ और लिखना होगा। तो पहले मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा ब्रांड ऑफ पेन इज, तो पेन की ब्रांड क्या होने वाली है। ठीक है, तो d1 डॉट ब्रांड में लिखूँगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे मुझे लिखना होगा, इसको डिलीट कर देता होगा इस। ठीक है, तो ब्रांड नहीं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कलर ऑफ पेन इज, तो पेन का कलर यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं कॉन्कैटिनेट करता हूँ d1 डॉट कलर से। ठीक है, तो d1 डॉट कलर हो गया, और सिमिलरली ऑन एक लाइन मुझे चाहिए गाइज। ठीक है, तो जो कि डिफाइन करेगी मेरे प्राइस को। तो यहाँ पे d1 डॉट इसको कर देता हूँ प्राइस, और यहाँ पे मुझे लिखना होगा कलर ऑफ पेन इज, और यहाँ पे मैं लिखूँगा प्राइस ऑफ पेन इज। ठीक है, तो प्राइस ऑफ पेन इज, यहाँ पे पता है मैंने इंग्लिश सेंटेंसेस उल्टा सीधा लिखा है, लेकिन फिर भी यार जस्ट फॉर रेफरेंस में लिख रहा हूँ। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब इसको मैंने सेव कर दिया गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए द टाइप पेन इज ऑलरेडी डिफाइंड जावा 0। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने किसी प्रोग्राम में इसको यूज़ करके रखा हुआ है गाइस। तो इसको 2 नाम दे देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे और एक n बढ़ा देंगे। ठीक है, और इसका n यहाँ पे बढ़ा है, तो यहाँ पे भी हमें एक n बढ़ाना होगा। बेसिकली इस पेन का जो ऑब्जेक्ट है मैंने ऑलरेडी किसी प्रोग्राम में बना के रखा है, जो कि सेम फोल्डर में है, तो इसके लिए यहाँ पे एरर दिखा रहा है, अभी चला गया है। ठीक है, तो मतलब जस्ट क्लास नेम सेम हो रहा था। ऑलराइट गाइस, नो प्रॉब्लम। तो इसको मैंने सेव किया। ठीक है, तो ऐसे हमें समझ में आना चाहिए कि क्या कुछ हो रहा है। तो इसको मैंने कंपाइल करना है गाइस अभी, तो कंपाइल कर दिया गाइस। जस्ट हम इसको रन करते हैं। तो अब देखिए, क्रिएटिंग द कंस्ट्रक्टर फॉर पेन ऑब्जेक्ट, ब्रांड ऑफ पेन इज सेलो, कलर ऑफ पेन इज ब्लू, प्राइस ऑफ ओएस हो गया है गाइस यहाँ पे, प्राइस ऑफ पेन इज 25.56। तो यहाँ पे मुझे लिखना था ऑफ। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम जो भी एक पेन अगर एग्जांपल लेंगे तो उसके ऊपर कंस्ट्रक्टर को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं गाइस। ठीक है, क्लियर? यस।
अब इसको मैं दूसरे कंस्ट्रक्टर की मदद से मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इन सभी चीज़ों को चेंज भी कर सकता होगा, जैसे कि मैंने पिछली प्रोग्राम में किया था। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, इसलिए मैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चल रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से मैं अगर आपको कहूँ कि एम्प्लॉय का अगर आप लिखना चाहें तो कैसा लिख सकते हैं, तो उसको भी मैं दिखा सकता हूँ यार, लेकिन ज़्यादा टाइम चला जाता है गाइज। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी 30 मिनट्स हो चुके हैं, अभी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी हमें कंप्लीट करना है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स मैं यहाँ पे दे सकता हूँ देने को आपको, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू बता देता हूँ। अगर एम्प्लॉय को अगर ऑब्जेक्ट के तौर पे हम कंसिडर करेंगे तो उनके क्या कुछ पैरामीटर्स होंगे। पहली होगी गाइज एम्प्लॉय आईडी, जो कि हम इंटीजर के तरफ मतलब इंटीजर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंट आईडी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यार मैं एक कमेंट में यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो पहला पैरामीटर इंट आईडी हम यहाँ पे ले लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे उनका जेंडर हम ले सकते हैं, एम्प्लॉय का स्ट्रिंग यहाँ पे हम लिखेंगे जेंडर, ठीक है। तो जेंडर हो गया, और उसके बाद और एक यहाँ पे जो पैरामीटर हम एम्प्लॉय के लिए डिफाइन कर सकते हैं, जो कि है नाम डिफाइन कर सकते हैं। वैसे तो डिफाइन करने के लिए 1000 पैरामीटर्स मिलेंगे गाइज, ये आपके ऊपर डिपेंड होगा कि क्या कुछ आप डिफाइन करना चाहते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को यहाँ पे मैंने डिफाइन करना है, और सेम चीज़ गाइज ये सब कुछ ऐसा ही रहेगा। और ये जो भी स्ट्रिंग 1 मैंने यहाँ पे लिखा है, इसके बदले मुझे क्या लिखना होगा, इंट आर्ग्यूमेंट 1 लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने इंटीजर टाइप ऑफ पहला जो वेरिएबल है इंटीजर टाइप है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सेम इसी चीज़ को यहाँ पे एम्प्लॉय पे आपको मतलब जस्ट अप्लाई करना है गाइस, ठीक है। तो आप आराम से लिख देना उसको, ठीक है। ओके गाइस, दैट्स इट। अब एक इम्पॉर्टेंट और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ एक क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। तो उसको एक सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे ओवरलोडिंग। ऑलराइट, तो जस्ट अ सेकेंड गाइस, उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और उससे पहले मैं इन सभी चीज़ों को हटाना चाहूँगा, ठीक है। तो ये जो भी यहाँ पे मैंने लिखा है, सिर्फ मैं ये जो भी ब्लैंक मेथड है इसको रखूँगा, ओके। ये चीज़ रह गई। अब इसके बाद जो भी इस क्लास में मैंने डिफाइन किया था, इन सबको हटाना है, हटा दिया। इसको मैं सेव कर देता हूँ गाइस, और उसके बाद यहाँ पे जो भी दूसरे थे, मतलब क्लास 7 है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। क्लास 6 है, इसको भी डिलीट। अभी हमारा क्लास 8 चल रहा है, तो इन सभी को डिलीट कर देता हूँ गाइस, ठीक है। तो अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है इनकी वजह से। ओके नाइस, इसको भी क्लोज कर देता हूँ, बहुत सारे फाइल्स नहीं ओपन होने चाहिए। ऑलराइट गाइस, अब देखिए यहाँ पे मैं क्लास इसको चेंज कर देता हूँ, इसको चेंज करके डेमो3 कर दूंगा। और यहाँ पे इस डेमो3 क्लास में बेसिकली कुछ कोड, पहले कोड लिखता होगा, उसके बाद में आपको इसका आंसर बताना है, और उसके बाद देखेंगे कि एक्चुअल आउटपुट क्या आता है। इंटरव्यू में अक्सर आपको ये वाला क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है, टेक्निकल रोल में स्पेशली। यहाँ पे ऐसा सिनारियो है गाइस, एक इंटीजर वेरिएबल है नेम्ड एज एक्स, और उसके बाद एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, जो कि है नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। और यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा गया है system.out.println, और यहाँ पे लिखा है रनिंग डेमो3 कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो रनिंग डेमो3 कंस्ट्रक्टर यहाँ पे लिखा गया है, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का जो भी वेरिएबल था उसको 10 से हम इनिशियलाइज कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई गाइस। अब इसके बाद यहाँ पे और एक चीज़ यहाँ पे हमने लिखी है, एक इंस्टेंस ब्लॉक को लिखा गया है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, डिफाइनिंग द इंस्टेंस ब्लॉक, ठीक है। तो इंस्टेंस ब्लॉक इनसाइड डेमो3 क्लास। तो डेमो3 क्लास के अंदर मैंने एक इंस्टेंस ब्लॉक को डिफाइन कर रहा हूँ गाइस। अब ब्लॉक को कैसे डिफाइन किया जाता है, इसका ब्लॉक का कोई नेम नहीं होता है गाइस, जस्ट इनिशियलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है, सिर्फ ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, और उसके अंदर अगर हम लिखेंगे तो ये इंस्टेंस ब्लॉक हो जाता है। अगर इसके पीछे STATIC स्टैटिक कीवर्ड लगा दूंगा तो ये स्टैटिक ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो इंस्टेंस ब्लॉक और स्टैटिक ब्लॉक, इन सब के बारे में यार हमने बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारे दफ़ा यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक system.out.println, और उसके अंदर मैं लिखना चाहूँगा गाइस रनिंग डेमो3 इंस्टेंस
ब्लॉक। ठीक है, तो रनिंग डेमो 3 इंस्टेंस ब्लॉक यहाँ पे लिखूंगा और यहाँ पे मैं x की वैल्यू कितनी डिफाइन कर दूंगा गाइस, 25 डिफाइन कर देता हूँ या फिर कुछ भी डिफाइन कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखिए गाइस, यहाँ पे दो चीज़ें हो गई है। एक क्या हो गया कि एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया हुआ है जहाँ पे x की वैल्यू 10 मैंने इनिशियलाइज की थी। उसी सेम क्लास में एक ब्लॉक मैंने एक इंस्टेंस ब्लॉक को डिफाइन किया हुआ है जहाँ पे मैंने x की वैल्यू 25 कर दी है। अब यहाँ पे सवाल ये आएगा कि x की वैल्यू जब भी हम मेन मेथड में ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब क्या आएगी। तो डेमो 3 यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ, रेफरेंस वेरिएबल का नाम d1 ले लेते हैं, उसके बाद डेमो 3 ओपन क्लोज पैरेंथेसिस एंड सेमीकोलन, और यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा system.out.println x। ठीक है, तो x वैल्यू इनसाइड डेमो 3 क्लास इज, तो x की वैल्यू डेमो 3 क्लास में क्या होनी चाहिए। तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है d1.x मैं लिखूंगा, तो इस तरह से मुझे x की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी। अब आपको क्या लगता है गाइस, इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, x की वैल्यू 10 होगी या फिर x की वैल्यू 25 होगी। अब ओके गाइस, आई होप आपने अटेंड किया होगा या फिर आपने यार मन में भी सोच लो, कोई कमेंट करना ही ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं कंपाइल कर देता हूँ, जावा सी मेन क्लास 8, एक आंसर आप मन में रख लेना। ठीक है, तो उसके बाद हम इसको रन करते हैं। अब देखिए आंसर क्या आता है, द x वैल्यू इनसाइड डेमो 3 क्लास इज 10। अब x की वैल्यू 10 है, तो इससे आप कहेंगे कि इसमें कौन सा सरप्राइजिंग एलिमेंट था। ठीक है, लेकिन गाइज यहाँ पे सरप्राइजिंग एलिमेंट ये है कि पहले x की वैल्यू 25 थी, उसके बाद x की वैल्यू 10 आई है। डायरेक्टली x की वैल्यू 10 ऐसा नहीं आएगा गाइज। ठीक है, तो देखिए पहला कौन सा रन हो रहा है, रनिंग डेमो 3 इंस्टेंस ब्लॉक। सबसे पहले ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही ये वाला मेन स्टेटमेंट पब्लिक स्टैटिक वाइड ये एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद यहाँ पे ये देखता है कि डेमो 3 का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो सभी इंस्टेंस और स्टैटिक ब्लॉक्स को यहाँ पे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्टर से पहले अगर कोई चीज़ क्लास में एग्जीक्यूट होती है तो वो इंस्टेंस ब्लॉक होता है गाइज। ठीक है, अगर इससे भी पहले एग्जीक्यूट कोई होगा तो स्टैटिक ब्लॉक होगा। सो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको होती है, स्टैटिक ब्लॉक को होती है, उसके बाद इंस्टेंस ब्लॉक को होती है, उसके बाद कंस्ट्रक्टर को होती है। तो इसका मतलब मोस्ट रिसेंटली जो भी वैल्यू हम कंस्ट्रक्टर में डिफाइन करेंगे वही वैल्यू x की वैल्यू होगी फाइनल ऑब्जेक्ट में, ना कि द इंस्टेंस ब्लॉक। तो ये जो भी हमने x इक्वल टू 25 डिफाइन किया हुआ था इसका कोई महत्व नहीं रहता गाइस। ठीक है, तो इसी चीज़ की जो फंक्शनलिटी है कंस्ट्रक्टर कर देगा। तो बेसिकली ये जो ब्लॉक होता है इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन उतना फ्लेक्सिबल नहीं होता, इसके लिए कंस्ट्रक्टर को ईजाद किया गया था। ठीक है, अगर आपको कोई पूछेगा कि सेम क्लास में अगर कंस्ट्रक्टर भी है और एक इंस्टेंस ब्लॉक है या फिर सिर्फ ब्लॉक भी है तो कौन सा पहले रन होगा, तो आपको बताना है कि जो भी ब्लॉक होता है इंस्टेंस या फिर स्टैटिक, पहले रन वो होगा। और स्टैटिक का यहाँ पे सवाल ही नहीं आता है गाइस, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसमें सिर्फ इंस्टेंस के ही वेरिएबल्स कॉपी होते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक है तो स्टैटिक रन होगा सिर्फ एक बार जब भी प्रोग्राम को हम लोड करेंगे। तो जब भी हम कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले इंस्टेंस ब्लॉक रन होगा, उसके बाद कंस्ट्रक्टर रन होता है। तो इसका मतलब है भी कि मोस्ट रिसेंटली x इक्वल टू 25 था, इसको रीइनिशियलाइज इतने से हो गया, x इक्वल टू 10 से हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे 1000 लिख लो, x इक्वल टू 265 लिखो, फिर भी आपकी वैल्यू जो भी x की वैल्यू एट द एंड डिफाइन करेंगे, लेट अस 100 डिफाइन करता हूँ, तो 100 ही हमें यहाँ पे मिलेगी, ना कि हमें जो भी हमने लिखी थी x इक्वल टू 265 नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। x वैल्यू इनसाइड डेमो 3 क्लास इज 100, तो कंस्ट्रक्टर में जो भी वैल्यू होगी वही फाइनल x की वैल्यू होगी, ना कि द ब्लॉक में जो भी वैल्यू हम डिफाइन करते हैं वो वाली। ठीक है, तो ये हो गया गाइज रिगार्डिंग कंस्ट्रक्टर। तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हमने देख लिया, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हमने देख लिया, राइट। अब बारी आती है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की। ठीक है, तो यहाँ पे 39 मिनट्स हो चुके हैं, अभी 1 आवर तक हम इस सेशन को बनाए रखेंगे। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग और कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग डिफरेंट चीज़ें है गाइस, इन सभी के बारे में हम देखेंगे। तो पहले कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे
चलिए मैं इसको ओपन कर देता हूँ, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, और मार्कर भी ले लेते हैं गाइस हम यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हमने मार्कर को ले लिया। ऑलराइट गाइस, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, तो इसका पहला डेफिनेशन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्ट डिफाइनिंग मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स विथ डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट इज नोन एज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं ये देना चाहूँगा गाइस, ठीक है। तो आप एक मॉल में अगर जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाने के लिए कितनी सुविधाएं दे दी जाती है, ठीक है। आप समझ लो इस वाले फ्लोर पे है तो आपको कितने सारे सुविधा, मतलब कितने सारे वेज होते हैं। एक पहला होता है गाइस स्ट्रेट फॉरवर्ड, यहाँ पे लिफ्ट होता है फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर को जाने के लिए। उसके बाद होता है स्टेयरकेस, ठीक है, मतलब जो भी स्टेप्स यहाँ पे बनाए हुए जाते हैं उन स्टेप्स की मदद से हम जा सकते हैं दूसरे फ्लोर पे। तीसरा होता है गाइस एलिवेटर्स, ठीक है। तो एलिवेटर्स दे दिए जाते हैं जिसकी मदद से हम आराम से एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर को जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ओवरलोडिंग का एग्जांपल यहाँ पे हम दे सकते हैं गाइस। तो एक ही कंस्ट्रक्टर को डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स हम यहाँ पे अगर देंगे तो उसको क्या बोलेंगे गाइस, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो कंस्ट्रक्टर का नाम हम चेंज नहीं करेंगे, उसका सिर्फ पैरामीटर्स, टाइप ऑफ पैरामीटर चेंज करेंगे, नंबर ऑफ पैरामीटर चेंज करेंगे, और सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर को अगर चेंज हम करेंगे तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो जाता है गाइस, ठीक है। मतलब सेम कंस्ट्रक्टर को डिफरेंट डिफरेंट वेज में हम अगर डिफाइन करना स्टार्ट कर देंगे तो उसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ऑलराइट, तो इसको अगर डेफिनेशन उतना समझ में नहीं आया तो नो प्रॉब्लम गाइस, हमें पूरा अगर जब हम एग्जांपल्स देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर द पैरामीटर शुड डिफर आइदर इन, जो भी पैरामीटर्स हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में डिफाइन करते हैं वो इनमें से किसी एक को भी सेटिस्फाई करना पड़ता है, ठीक है। तो तीनों में से तीनों सेटिस्फाई करना ऐसा कोई रूल नहीं है गाइस, तीनों में से एक को ज़रूर सेटिस्फाई करना पड़ेगा। एक कौन से, इसमें पैरामीटर टाइप में चेंज होना चाहिए, या फिर पैरामीटर लेंथ में चेंज होना चाहिए, या फिर पैरामीटर सीक्वेंस से यहाँ पे चेंज होना चाहिए कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को। तो यहाँ पे देखिए और भी पॉइंट्स है, एनी टू कंस्ट्रक्टर शुड नॉट मैच विद द पैरामीटर लिस्ट। मतलब पहले कंस्ट्रक्टर को भी इंट आर्ग्यूमेंट 1 दे दिया और दूसरे कंस्ट्रक्टर को भी इंट आर्ग्यूमेंट 1 देंगे तो यहाँ पे एरर आ जाता है गाइस, जो कि मैं VS कोड में दिखाऊंगा आपको। और यहाँ पे शुड नॉट मैच जो है इम्पॉर्टेंट है। द ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स आर कॉल्ड बेस्ड ऑन पैरामीटर लिस्ट। अब आप ये पूछेंगे कि कंस्ट्रक्टर का नेम अगर सेम है तो जावा जो भी कंपाइलर होता है उसको कैसे कॉल करता है। तो बेसिकली जो भी पैरामीटर्स होते हैं उसके पैरामीटर्स में चेंजेस होते हैं गाइस। तो डिपेंडिंग ऑन द पैरामीटर लिस्ट यहाँ पे कौन सा कंस्ट्रक्टर सेलेक्ट करना है इसका पता लगा दिया जाता है। अब द कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग प्रोवाइड्स मल्टीपल ऑप्शंस टू क्रिएट एंड इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट्स एट्रीब्यूट्स। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का मतलब वो जो ओवरलोडिंग का यूज़ क्या है गाइस, ठीक है। तो मल्टीपल ऑप्शंस को यहाँ पे दिया जाता है टू क्रिएट एंड इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स। जो भी ऑब्जेक्ट्स के एक वेरिएबल्स या फिर स्टेट्स होते हैं या फिर एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको डिफरेंट ऑप्शंस में हम या फिर डिफरेंट वेज में इनिशियलाइज कर सकते हैं या फिर क्रिएट करके इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काम होता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का। अब बेसिकली कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को कैसे अचीव किया जाता है एक एग्जांपल की तौर से मैं समझा देता हूँ गाइस, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब फिर से हम VS कोड में आ चुके हैं और यहाँ पे जो भी कचरा यहाँ पे हमने फैलाया है इस सभी चीज़ों को हटा देता हूँ गाइस, ठीक है। तो इसको मैंने हटा दिया और यहाँ पे ये पूरा क्लीन कर दूँगा यहाँ से। ओके गाइस, यहाँ पे अभी सब कुछ यहाँ पे हमने क्लीन एंड क्लियर कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे आई थिंक क्लोजिंग का और एक इश्यू आ रहा है, तो और एक क्लोजिंग चाहिए हमें। तो बेसिकली जब भी हमें इंडेंटेशन नहीं आता है तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट आप क्लिक करेंगे तो ये सब कुछ पैरामीटर जो है ठीक कर लेगा गाइस, ठीक है। तो इस ट्रिक को भी आपको यूज़ करना, मतलब जस्ट फीचर ऑफ VS कोड, ठीक है। ओके गाइस, दैट्स इनफ। अब मैं डिफाइन करता हूँ यहाँ पे एक क्लास जिसका नेम लेटेस्ट से sample1 ले लेता हूँ, ठीक है। तो sample1 एक क्लास है जो कि मैंने डिफाइन किया हुआ है और इसके अंदर एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंटीजर x और उसके बाद एक दूसरा वेरिएबल ले लेता हूँ जो कि डबल टाइप का होगा और उसका नाम मैंने y दे दिया। अब यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करता हूँ गाइस।
ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करने के लिए हम सबको पता है सेम नेम यूज़ करना है। sample1 मैंने लिया और यहाँ पे ठीक है, तो sample1 और आर्ग्यूमेंट 1 होगा। तो यहाँ पे पहला आर्ग्यूमेंट इंटीजर टाइप है, तो इंट आर्ग्यूमेंट 1 मैंने दे दिया। अब इसके बाद गाइस यहाँ पे सॉरी, और इसके बाद यहाँ पे मैं एक system.out.println स्टेटमेंट लिखना चाहूँगा और इसके अंदर हम लिखेंगे रनिंग इंट आर्ग्यूमेंट ऑफ sample1 कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो sample1 कंस्ट्रक्टर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ और x की वैल्यू किससे डिफाइन होगी या फिर इनिशियलाइज होगी गाइस, आर्ग्यूमेंट 1 से। ठीक है, तो ये एक कंस्ट्रक्टर मैंने लिख दिया। अब नॉर्मली क्या होता था गाइस, सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर लिख के हम छोड़ देते थे, लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स को हम सेम नेम से डिफाइन करेंगे। तो इसको ही मैं सेम कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। देखिए इस चीज़ को पूरा मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है, तो इसका नेम मैं सेम रहने देता हूँ। अब दूसरा वेरिएबल मेरे पास क्या है गाइस, डबल टाइप है, तो इस इंट को यहाँ पे मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा डबल। ठीक है, तो system.out.println डबल और यहाँ पे ये जो x है इसको हटाकर मुझे लिखना होगा y। अब रनिंग इंट आर्ग्यूमेंट और इंट के बदले यहाँ पे मुझे लिखना होगा रनिंग डबल आर्ग्यूमेंट ऑफ sample1 कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेम कंस्ट्रक्टर का नेम क्या है, इसका भी sample1 है और इसका भी sample1 है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है मैंने, इंटीजर टाइप ऑफ इनपुट दिया हुआ है और यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट या फिर डबल टाइप ऑफ यहाँ पे मैंने इनपुट दिया है। अगर इसको अगर मैं हटाऊंगा और इंटीजर लिखूंगा तो यहाँ पे हमें एरर देखने को मिलता है। देखिए रेड हो गया, क्योंकि यहाँ पे 3 रूल्स में डिफाइन किया गया था कि कंस्ट्रक्टर का जो भी पैरामीटर्स होता है वो तीनों में से या फिर एक डेटा टाइप यहाँ पे चेंज होना चाहिए, दूसरा यहाँ पे सीक्वेंस चेंज होना चाहिए और तीसरा यहाँ पे लेंथ चेंज होना चाहिए। तो देखिए इसको मैं फिर से डबल कर दूंगा। ठीक है, तो और यहाँ पे बी मिस हुआ है तो डबल मैंने कर दिया, तो यहाँ पे एरर चला जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद और एक कंस्ट्रक्टर मैं यहाँ पे डिफाइन करना चाहूँगा गाइस, जो कि होगा सेम नेम का, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे एक के बदले में 2 ले लूँगा। इंट आर्ग्यूमेंट 1 और दूसरा होगा डबल आर्ग्यूमेंट 2। ठीक है, तो डबल आर्ग्यूमेंट 2 और x इक्वल टू आर्ग्यूमेंट 1 होगा और यहाँ पे डबल आर्ग्यूमेंट 2 स्पेसिंग देनी होती है गाइस, और उसके बाद y इक्वल टू आर्ग्यूमेंट 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तीसरे कंस्ट्रक्टर का नाम भी सेम है गाइस, लेकिन यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट्स है, तो ये सभी चेंज है। इन सभी में क्या चेंज है गाइस, इसमें इंटीजर टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट है और इसमें फ्लोटिंग पॉइंट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है, इसमें इंटीजर और फ्लोटिंग दोनों हैं। तो इन तीनों रूल को हम यहाँ पे डिफाइन मतलब ओबे कर रहे हैं। पैरामीटर टाइप चेंज होना चाहिए, या फिर अगर ये चेंज नहीं है तो पैरामीटर लेंथ चेंज होना चाहिए, एक होना चाहिए, दूसरे में 2 होने चाहिए, तीसरे में 3 हो चाहिए, मतलब ऐसे चेंज होना चाहिए। और पैरामीटर सीक्वेंस, ठीक है, तो ये चेंज है गाइस। अगर मैं डबल यहाँ पे डिफाइन करूँ और दूसरा इंटीजर सेकंड पैरामीटर ऐसे पास करूँगा तो वो भी अलाउड है गाइस। इसको भी मैं दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सीक्वेंस कैसे है, इंटीजर पहले और उसके बाद डबल है। अब चौथे पैरामीटर में क्या करूँगा गाइस, मैं ये जो पहला है इसको मैं डबल आर्ग्यूमेंट 1 लिखूँगा और उसके बाद दूसरे को मैं इंटीजर आर्ग्यूमेंट 2 लिखूँगा। और यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा गाइस, इंटीजर है और इंटीजर हमने आर्ग्यूमेंट 2 को लिखा है, तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट 2 होगा और ये जो डबल है ये आर्ग्यूमेंट 1 हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली देखिए 4 कंस्ट्रक्टर्स मैंने यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं और इसको मैं यहाँ पे नीचे ले लेता हूँ गाइस। ओके, तो यहाँ पे देखिए पहला इंटीजर टाइप ऑफ पैरामीटर्स लेता है, दूसरा फ्लोटिंग पॉइंट लेता है, तीसरे का सीक्वेंस इंटीजर उसके बाद डबल है, चौथे का सीक्वेंस कैसे डबल उसके बाद इंटीजर आता है। तो ऐसे करके हम इन तीनों रूल्स को यहाँ पे ओबे करके दिखा रहे हैं गाइस। ठीक है, तो ऐसे मैंने कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर दिया। अब क्या है गाइस, मेन क्लास में इन सबको कॉल करना है। ठीक है, तो कॉल करने के लिए बेसिकली मुझे क्या करना होगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो मैं लिखता हूँ sample1 और यहाँ पे इसका नेम दे देते हैं, लेट अस से s1 इक्वल टू न्यू sample1 और यहाँ पे पैरामीटर्स हम
अब देखिए गाइस कौन सा यहाँ पे डिफाइन होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 4 सजेशंस मिल रहे हैं क्योंकि आपने 4 कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया है। पहला है डबल आर्ग्यूमेंट 1, उसके बाद डबल आर्ग्यूमेंट 1 और इंटीजर आर्ग्यूमेंट 2, उसके बाद इंटीजर आर्ग्यूमेंट 1 और उसके बाद इंटीजर और डबल। जो भी 4 कंस्ट्रक्टर्स हम लिखे थे उन्हीं का यहाँ पे सजेशन मिल रहा है। तो बेसिकली पहले को अगर मैं लूँगा जहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू जो भी ठीक है, तो पहले इंटीजर को डिफाइन करता हूँ। यहाँ पे बोल रहा है कि आर्ग्यूमेंट 1 यहाँ पे दे दो, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट 1 को क्या दूंगा मैं, इंटीजर दे देता हूँ 10 दूंगा, और यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा पहला कंस्ट्रक्टर डिफाइन हो चुका है। अब इसको मैं प्रिंट करूँगा अगर वैल्यू, ठीक है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैं लिखूँगा गाइज एक्स वैल्यू इज़, ठीक है। तो एक्स वैल्यू इज़ और लिखूँगा यहाँ पे s1 डॉट एक्स, ठीक है। तो sample1 डॉट एक्स की वैल्यू मैंने ले ली। अब सेम चीज़ मुझे y की वैल्यू भी प्रिंट करने के लिए, हालांकि मैंने सिर्फ x को ही वहाँ पे डिफाइन किया है, तो y की वैल्यू ऑब्वियसली जो भी डिफ़ॉल्ट होगी 0.0 वही आएगी। फिर भी मैं इसको आपको प्रिंट करके दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो y वैल्यू इज़ s1 डॉट वाई। तो ये चीज़ हो गया गाइस। अब सेम मुझे ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते जाना है, तो इसके लिए मैं इसको कॉपी कर देता हूँ एक बार, और जब भी जैसे जैसे मैं इसको आगे बढ़ूँगा तो पेस्ट करते हुए जैसे मैं दूसरे लाइन में जाऊँगा तो यहाँ पे एक बार इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, और दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ तो रेफरेंस वेरिएबल का नाम s2 दे देता हूँ गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे में क्या है गाइस, फ्लोटिंग पॉइंट हमने डिफाइन किया था दूसरा, मतलब ऐसा नहीं कि कोई सीक्वेंस में ही करना है, सिर्फ मैंने ऐसा लिया था। तो 10.10 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हमने दे दी। यहाँ पे आपको कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं s2 कर दूंगा और इसको भी s2 कर दूंगा, ठीक है। तो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के लिए हो गया, ठीक है। अब देखिए गाइस, पहला इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू हमने दिया, उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दिया। अब उसके बाद 2 पैरामीटर्स हमें पास करने होंगे, एक इंटीजर और एक फ्लोटिंग पॉइंट। तो उसको कैसे करेंगे गाइस, जस्ट अगेन इसको हमने कॉपी तो करके रखा है, उसको पेस्ट करेंगे और यहाँ पे पहला इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो s2 हो गया, s2 के बाद s3 हम ले लेते हैं रेफरेंस वेरिएबल, और पहला इंटीजर वैल्यू हमने पास किया, उसके बाद कॉमा और 22.22 एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हमने पास कर दी। अब इसको s3 करूँगा और इसको भी मैं s3 यहाँ पे करना चाहूँगा, ठीक है। तो अब देखिए इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हो गया। अब दूसरा क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट और इंटीजर, इसके अपोजिट, तो उसको भी हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो s1 के बदले में s4 डाल दिया। अब पहली फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू चाहिए 10.12 ले लेते हैं, और उसके बाद दूसरी 66 ले लेते हैं गाइस, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तब इसको हम s4 कर देंगे और इसको भी हम s4 कर देंगे, ठीक है। अब पूरे सभी कंस्ट्रक्टर को मैंने यहाँ पे कॉल किया हुआ है गाइस, ठीक है। तो ये कैसे सेलेक्ट होगा, ठीक है। तो पहले के लिए इसको कैसे पता चलेगा कि मुझे पहला मतलब ये जो 10 पास कर रहा हूँ ये किसको मैच होता है गाइस, आर्गुमेंट 1 को मैच होता है, ठीक है। तो पहले कंस्ट्रक्टर को मैच होता है, तो ऐसे ही मैच किया जाता है। सिर्फ एक आर्गुमेंट जो कि मैंने यहाँ पे देखी, एक आर्गुमेंट 2 में है, मतलब एक फ्लोटिंग पॉइंट है और एक डबल है। अगर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है तो इस वाले को रन करेगा, अगर डबल की टाइप ऑफ वैल्यू हमने दी है तो इस वाले को रन करेगा। अगर 2 है तो उसमें भी सेम ये चेक करेगा कि किस सीक्वेंस में है। तो ये सब JVM करता है गाइस, हमें कोई यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जस्ट मैं इसको एक बार कंपाइल कर देता हूँ गाइस आपके सामने, ठीक है। तो मैंने दे दिया कंपाइल, अब इसको हम कर देते हैं रन, ओके। तो यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा आउटपुट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो रनिंग इंट आर्गुमेंट ऑफ sample1 कंस्ट्रक्टर, x वैल्यू इज 10, पहले में 10 थी और y की वैल्यू हमने डिफाइन नहीं की है तो 0.0 आ जाएगी। और दूसरे में क्या है गाइस, x की वैल्यू हमने डिफाइन नहीं की है तो 0 है, y की वैल्यू 10.1 हमने दी थी, 10.1 आ रही है। उसके बाद तीसरे में क्या है गाइस, x की वैल्यू 10 दी थी, y की वैल्यू 22 दी थी, और तीसरे में x की वैल्यू 66 और y की वैल्यू 10.12 दी थी। तो कुछ इस तरह से हमने जो भी कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे वैल्यू दी है गाइस वो सब कुछ यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यही होता है गाइस कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग मतलब सेम कंस्ट्रक्टर का नेम सेम रहेगा, सिर्फ नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स या फिर टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स या फिर सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे हम चेंज करने जा रहे होंगे, ठीक है। तो अगर हम ऐसे चेंज करेंगे तो इसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ठीक है।
तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कुछ इस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है गाइज। ऑलराइट, तो ओके, तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ चुका है। ऑलमोस्ट 1 आवर होने को है गाइज। और यहाँ पे और भी एक मेथड यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, जैसे कि अगर कुछ मैं अपडेट करना चाहता हूँ तो ठीक है, तो एक मेथड मैंने लिख दिया कंस्ट्रक्टर का, और वहाँ पे मैं कुछ अपडेट करना चाहता हूँ तो उसको भी मैं दिखा सकता हूँ गाइज। ठीक है, तो एक्चुअली मैं उस एग्जांपल को यहाँ पे दिखाना चाहूँगा गाइज। ठीक है, तो एक पेन की मदद से मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैंने कोई मेथड ऑलरेडी ऑब्जेक्ट का कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करके रखा है, तो लेकिन उसको मैं चेंज करना चाहूँ तो कैसे चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसको आप बहुत ही जल्दी समझ जाएंगे, जस्ट आप मेरे साथ बने रहिए गाइज। ठीक है, तो इस सभी को मैं हटा देता हूँ यार एक बार, बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, तो इसको मैंने हटा दिया और इसको मैं सेव करता हूँ। और क्लास फिर से हम इसको यहाँ पे डिफाइन करेंगे गाइस। क्लास लेटेस्ट से हम पेन ले लेते हैं। ठीक है, तो पेन के ऊपर ही हम एग्जांपल देख रहे हैं तो इसके लिए पेन दे देंगे। ठीक है, तो अब पेन के जो भी पैरामीटर्स है उन सभी को मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है, तो जल्दी से लिख देता हूँ गाइस मैं डबल। और पहली चीज़ इसकी हम लेंगे प्राइस ले लेते हैं, उसके बाद स्ट्रिंग इसका ले लेंगे ब्रांड, और उसके बाद तीसरा पैरामीटर ले लेते हैं कलर। ठीक है, इन तीनों को मैंने डिफाइन किया। अब इसका मैं कंस्ट्रक्टर यहाँ पे डिफाइन करता हूँ गाइस। तो पहली जो भी आर्गुमेंट होगी वो आर्गुमेंट स्ट्रिंग टाइप ऑफ आर्गुमेंट होगा, तो स्ट्रिंग मैंने लिखा, दूसरा स्ट्रिंग होगा और उसका वैल्यू भी आर्गुमेंट 2 होगा, और तीसरा जो होगा हमारा डबल होगा। बेसिकली पिछले एग्जांपल में हमने इसी को लिखा था गाइस, तो बेसिकली समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पे ब्रांड, ठीक है, तो ब्रांड इक्वल टू आर्गुमेंट 1, उसके बाद कलर इक्वल टू आर्गुमेंट 2। ठीक है, तो कलर इक्वल टू आर्गुमेंट 2, और प्राइस इक्वल टू आर्गुमेंट 3 मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया। ठीक है, सही बात, यस। अब देखिए गाइस, मेन मेथड में आते हैं, और यहाँ पे हमने पेन ले लिया और इसका रेफरेंस वेरिएबल लेंगे, और यहाँ पे हम एक पेन को डिफाइन करेंगे, और यहाँ पे 3 आर्गुमेंट्स यहाँ पे देने हैं गाइस। ठीक है, तो पहला क्या है गाइस, ब्रांड नेम है, तो ब्रांड नेम कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे क्लासमेट दे देता हूँ। ठीक है, तो क्लासमेट दिया। अब उसके बाद यहाँ पे कलर हमें देना है गाइस। ठीक है, तो कलर हम दे देते हैं यार, ब्लैक दे देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब कलर देने के बाद यहाँ पे हमें प्राइस देना पड़ता है, 25.45 दे देते हैं। ठीक है, तो ये प्राइस मैंने दे दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट को मैंने डिफाइन किया। अब मुझे लिखना होगा गाइस इस सभी को प्रिंट करने के लिए। ठीक है, तो प्रिंट करने के लिए क्या लिखूंगा, ब्रांड इज, ओके, ब्रांड। ठीक है, तो ब्रांड इज, और यहाँ पे मैं लिखूंगा P1 डॉट ब्रांड में यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, तो सेम चीज़ मुझे यहाँ पे रिपीट करनी है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं गाइस, और यहाँ पे 2 बार हमने पेस्ट कर दिया। ब्रांड इज, उसके बाद कलर इज, और यहाँ पे भी मुझे लिखना होगा कलर। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरी चीज़ क्या है गाइस, प्राइस, और उसके बाद यहाँ पे मुझे लिखना होगा प्राइस। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। अब कलर, ब्रांड और प्राइस सभी चीज़ों को मैंने डिफाइन किया। अब एक बार इसको हम रन करके देख लेते हैं गाइस प्रॉपरली क्या कुछ हमें मिल रहा है आउटपुट। तो यहाँ पे कंपाइल किया इसको, और जैसे कंपाइल करेंगे तो इसको हम रन कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसको रन कर दिया। अब देखिए, ब्रांड इज क्लासमेट, कलर इज ब्लैक, प्राइस इज 25.45। अब देखिए गाइस, मैं यहाँ पे एक चीज़ जो आपको दिखाना चाहता हूँ वो है अपडेटिंग द प्राइस ऑफ पेन। तो बेसिकली अगर मैं ये जो प्राइस है 25.45 इसको ऐसे ही ना रख के अगर इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ तो क्या इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ। कंस्ट्रक्टर ने एक बार इनिशियलाइज कर दिया, तो अगर हम उसको चेंज करना चाहते हैं, चाहे हम चेंज करना चाहे तो क्या कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे चेंज कर सकते हैं गाइस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एक स्टेटमेंट लिखता हूँ system.out.println, और यहाँ पे बोलूँगा अपडेटिंग द प्राइस ऑफ
पेन इन मेन क्लास, ठीक है। तो मेन क्लास में पेन की जो भी वैल्यू है उसको मैं, जो भी प्राइस है उसको चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस P1 है, P1 डॉट उसके अंदर के प्राइस का जो भी वैल्यू है उसको 15 से चेंज कर दो, ठीक है। तो इसका सिंपल सा मीनिंग है गाइस, P1 ऑब्जेक्ट में जाओ, वहाँ पे एक प्राइस नाम का वेरिएबल होगा, उसका जो भी वैल्यू पहले से हो उसको क्या कर दो 15.00 से भर दो। मतलब यहाँ पे 25.45 था, उसको हटाकर 15.00 जाके मेमोरी में बैठ जाएगा। तो हम सबको पता है राइट हैंड साइड के इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जो भी हम वैल्यू लिखते हैं जो जाके लेफ्ट हैंड साइड का जो भी वेरिएबल होता है उसमें स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ सेम चीज़ की है कि प्राइस यहाँ पे मैंने अपडेट कर दिया, ठीक है। तो इसको हम चेक यहाँ पे कर सकते हैं गाइस। अब प्राइस अपडेट करने के बाद यहाँ पे मुझे प्राइस को एक बार प्रिंट करना होगा, तो Ctrl+C और यहाँ पे Ctrl+V कर देता हूँ, system.out.println प्राइस इज P1 डॉट प्राइस। अब इसको मैं सेव करूँगा और इसको रन करूँगा तो आपको देखने को मिलेगा कि अपडेटेड प्राइस कैसे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ब्रांड इज क्लासमेट, कलर इज ब्लैक, प्राइस इज 25.45, अपडेटिंग द प्राइस ऑफ पेन इन मेन क्लास, प्राइस इज 15। अब प्राइस हम जब अपडेट इस वाले स्टेटमेंट के बाद अगर हम प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ पे कितनी आ रही है वैल्यू 15.04। तो नॉट ओनली पेन गाइज, आप कुछ भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ। अब ब्रांड को भी अपडेट करके देखते हैं, अपडेटिंग ब्रांड ऑफ पेन इन मेन क्लास, और उसके बाद यहाँ पे P1 डॉट ब्रांड इक्वल टू, यहाँ पे दूसरा ब्रांड हम ले लेते हैं। अब दूसरा ब्रांड लेने से अच्छा तो अपना नाम डाल देते हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे अपना नाम डाल दिया, ओके। और यहाँ पे मुझे ब्रांड, जो भी ब्रांड है इसको मुझे फिर से प्रिंट करना होगा। तो यहाँ पे मैंने इसको लिया और फिर से प्रिंट कर दिया, ठीक है, ओके, यस। अब लगे हाथ तो इसका कलर भी हम चेंज कर लेते हैं गाइस, अपडेटिंग द कलर ऑफ पेन इन मेन क्लास, और यहाँ पे मैं इसका जो भी कलर है, ठीक है, तो P1 डॉट कलर इक्वल टू, और दूसरा कलर हम ले लेते हैं रेड दे देंगे गाइस, ठीक है। और यहाँ पे system.out.println, और इस कलर को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए अपडेटेड कलर, ब्रांड और अपडेटेड प्राइस, इन तीनों चीज़ों को हमने अपडेट कर दिया। तो सब कुछ अपडेटेड हमें यहाँ पे मिलना चाहिए। तो अपडेटेड प्राइस इज 15.0, अपडेटेड कलर इज दत्ता, अपडेटेड ब्रांड इज दत्ता, और अपडेटेड कलर इज रेड। तो जो भी हमने अपडेशन यहाँ पे किए थे सब कुछ अप्लाई हो चुका है गाइस, और हमें प्रॉपरली अपडेट आउटपुट मिल रहा है। तो बेसिकली अगर हम मेन क्लास में कोई चीज़ चेंज करना चाहते हैं कंस्ट्रक्टर के इनिशियलाइज करने के बाद, तो बिल्कुल हम कर सकते हैं गाइस, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे मतलब चेंजेस कर सकते हैं गाइस, राइट। तो अपडेशन क्या हो गया गाइस, लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है गाइस, ठीक है। ये दिक्कत क्या है कि हर बार अगर मैं कुछ चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे ऐसे मुझे लाइंस ऑफ कोड लिखने पड़ते हैं। क्या कोई ऐसा तरीका है जिसकी मदद से मैं मतलब एक ही लाइन में अपडेशन कर पाऊँ? तो बिल्कुल है गाइस, आप ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी है इसका अपडेशन करने का। तो बेसिकली कैसे उसको किया जाता है मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ गाइस, डिलीट कर देता, ये जो भी अपडेट प्रोग्राम मैंने लिखा था, और उसके बाद इसको फ़िलहाल रहने देते हैं, ठीक है। तो क्लास पेन ऐसे ही रहने दो, डबल प्राइस, उसके बाद स्ट्रिंग ब्रांड, स्ट्रिंग कलर, सब कुछ ऐसा ही है गाइस। और यहाँ पे हमने एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया हुआ है। अब यहाँ पे जो भी क्लास होता है उसी में कुछ मेथड्स लिखेंगे, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे गाइस, हम अपडेशन मेथड्स फॉर ऑब्जेक्ट स्टेट्स। जो भी ऑब्जेक्ट के स्टेट होते हैं उनको हम अपडेट करने के लिए, उनको चेंज करने के लिए, लेट अस से अभी मैंने इसका कलर क्या है, मैंने रेड डिफाइन किया पहले। अगर मैं रेड नहीं करके उसको अगर फिर से ब्लैक करना चाहता हूँ तो उसको मैं एक मेथड लिखूंगा गाइस, ठीक है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस होता है या फिर इंडस्ट्री प्रैक्टिस होता है। जब भी हम एक एप्लीकेशन को कोड लिखते हैं, इन सभी अपडेशन मेथड को हम क्लास में एक के बाद एक रखते जाते हैं गाइस, ठीक है। तो मेन क्लास में सिर्फ चीज़ों को कॉल किया जाता है, ना कि डिफाइन किया जाता है।
डेफिनेशन जो भी होगा एक सेपरेट क्लास में होता है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक अपडेशन मेथड लिख रहा हूँ गाइस। क्या अपडेट होगा, यहाँ पे प्राइस अपडेट करने के लिए एक मेथड लिखूंगा, उसके बाद कलर को अपडेट करने के लिए दूसरा मेथड लिखूंगा। सिमिलरली आप ब्रांड को भी अपडेट करने के लिए तीसरा मेथड भी यहाँ पे लिख सकते हैं। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ पे 2 मेथड लिखूंगा, ठीक है। ओके गाइज, तो डिफाइनिंग यूजर डिफाइंड इंस्टेंस मेथड, तो ये क्या होने वाली है गाइज, इंस्टेंस मेथड्स होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे यूजर डिफाइंड इंस्टेंस मेथड्स फॉर अपडेटिंग द वेरिएबल्स और स्टेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इतना मैंने लिख दिया, बस हो गया, बहुत कमेंट हो गया। अब देखिए इसका रिटर्न टाइप क्या होगा गाइस, ऑब्वियसली वाइड होगा, क्योंकि मैं कुछ भी रिटर्न नहीं करना चाहता, सिर्फ मैं यहाँ पे अपडेट करना चाहता हूँ, तो वाइड होगा। उसके बाद इसका नेम कुछ भी दे सकते हैं, यूज़र डिफाइंड है, लेकिन जो भी काम है उसी का सेम नेम देंगे तो हमें वापस रिकॉग्नाइज करने में आसानी होगी। लेटेस्ट से पहले मैं अब प्राइस को अपडेट करना चाहता हूँ, तो क्या लिखूँगा गाइस, यहाँ पे लिखूँगा अपडेट, ठीक है। तो अपडेट प्राइस में इसका नाम दे देता हूँ, और यहाँ पे प्राइस क्या टाइप ऑफ वैल्यू है गाइस, डबल टाइप ऑफ वैल्यू होने वाला है, और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या होगा, न्यू प्राइस, ठीक है। तो ये वाला आर्ग्यूमेंट मैं दे रहा हूँ, मतलब न्यू प्राइस जो है ओल्ड प्राइस को यहाँ पे रिप्लेस करने वाली है, ठीक है। अरे यार ये स्क्वायर ब्रैकेट्स क्यों लिख देता हूँ मैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब जो भी ओरिजिनल पुराना प्राइस होता है उसका वैल्यू क्या होगा, अभी न्यू प्राइस हो जाएगा। तो प्राइस इक्वल टू न्यू प्राइस अगर मैं लिखता हूँ तो जो भी पुराना प्राइस होता है उसको क्या रिप्लेस कर देगा, न्यू प्राइस रिप्लेस कर देता है, ठीक है। तो ये एक मेथड हो गया गाइस। सेम मेथड मुझे लिखना है, तो मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। वाइड अपडेट प्राइस है, इस प्राइस को मैं हटाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा कलर, वाइड अपडेट कलर। और कलर क्या टाइप ऑफ वैल्यू होती है गाइस, स्ट्रिंग होती है। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग और न्यू प्राइस के बदले यहाँ पे लिखना चाहूँगा न्यू कलर, ठीक है। तो न्यू कलर यहाँ पे लिखता हूँ, और यहाँ पे मुझे लिखना होगा कलर, ठीक है। तो कलर इक्वल टू मुझे लिखना है न्यू कलर, ठीक है। तो ये कलर के लिए हो गया। अब वैसे ही हम लिख रहे तो ब्रांड को भी लिख देते हैं गाइस, ठीक है। तो अपडेट यहाँ पे क्या लिखना चाहूँगा मैं, ब्रांड लिखना चाहूँगा, और ऑब्वियसली यहाँ पे स्ट्रिंग आएगा गाइस, ठीक है। तो स्ट्रिंग और यहाँ पे न्यू क्या होगा गाइस, न्यू ब्रांड होगा। तो न्यू ब्रांड, और इसको मैं लिखना चाहूँगा, ठीक है। तो ब्रांड इक्वल टू न्यू ब्रांड। तो कुछ इस तरह से मैं 3 अपडेशन मेथड्स को यहाँ पे लिख दिया होगा, ठीक है। तो पहला हो गया कलर, प्राइस को अपडेट करने के लिए, दूसरा हो गया कलर को अपडेट करने के लिए, तीसरा ब्रांड को अपडेट करेगा, राइट। ओके, गॉट इट। अब देखिए गाइस, अब मेन मेथड में क्या करेंगे, सिर्फ हम इनको डिफाइन करेंगे। तो पहली चीज़ क्या हम यहाँ पे डिफाइन करना चाहते हैं, जस्ट हम इन सबको यहाँ पे एज इट इज़ प्रिंट करेंगे गाइस। P1 नाम का मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, उसके बाद यहाँ पे इन सभी को दे दिया क्लासमेट, ब्लैक और 24.45, और इन सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो मतलब कॉल किया हुआ है। अगर यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा इन वैल्यूज़ को, तो आप सबको पता है गाइस क्या कुछ हमें मिलेगा, जो भी हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में दिया है, क्लासमेट ब्लैक 24.45 मिल रहा है। अब इनको हम अपडेट करेंगे, जैसे कि हमने मैनुअली यहाँ पे लिखा था सब कुछ। अब क्या करेंगे गाइस, अपडेशन, मतलब यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेशन देखिए कैसे होता है। एक लाइन लिखना चाहूँगा, system.out.println अपडेटिंग द प्राइस कॉमा कलर एंड ब्रांड नेम ऑफ पेन, ठीक है। तो ब्रांड नेम ऑफ पेन, इन सभी चीज़ों को मैं अपडेट कर रहा हूँ। अब देखिए कैसे लिखा जाता है गाइस, P1 से रेफरेंस वेरिएबल लिखेंगे हम P1, उसके बाद डॉट, और यहाँ पे जो भी हमने मेथड्स लिखे थे उनके नाम लेने हैं गाइस। तो नाम क्या क्या थे, अपडेट प्राइस एक नाम है, अपडेट कलर एक नाम है, अपडेट ब्रांड एक नाम है। तो प्राइस को अगर मैं अपडेट करना चाहता हूँ तो मुझे अपडेट प्राइस यहाँ पे कॉल करना होगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे लिखूँगा, अपडेट प्राइस में लिखूँगा, और यहाँ पे मुझे एक नया प्राइस, जो भी पुराना प्राइस था जो कि 25.45 मैंने डिफाइन किया हुआ है, उसको छोड़कर मैं दूसरा प्राइस अगर देना चाहता हूँ, लेटेस्ट से
मैं 100 रुपीज़ यहाँ पे देना चाहता हूँ, तो मैं ऐसे डिफाइन कर दूंगा गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 100 रुपीज़ डिफाइन किया। अब यहाँ पे तीसरी चीज़ के क्या डिफाइन करता हूँ गाइस, मैं इसका कलर अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। तो P1 डॉट कलर P1 डॉट अपडेट क्या होगा, अपडेट कलर। और यहाँ पे अपडेटेड कलर क्या था गाइस, हमने यहाँ पे ब्लैक दे के रखा है, तो यहाँ पे ब्लू देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ब्लू दे दिया। अब तीसरी चीज़ क्या होने वाली है, इसका हम ब्रांड पे अपडेट कर रहे हैं, तो P1 डॉट अपडेट ब्रांड। और यहाँ पे ब्रांड की जो मतलब पहले क्या दिया था गाइस, क्लासमेट दिया था, अब सेलो दे देते हैं यार, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेलो दे दिया, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया है। अब चाहे तो मैं इन सभी चीज़ों को यहाँ पे प्रिंट करके भी देख सकता हूँ। जस्ट कॉपी करेंगे यहाँ पे और इन सभी चीज़ों को यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। अब अपडेशन के बाद क्या आता है इनका वैल्यू, हम अभी जस्ट चेक करेंगे, ठीक है। तो जावा सी यहाँ पे हमने कंपाइल डाल दिया इसको। अब यहाँ पे इसको हम रन करते हैं, ठीक है। तो अब आउटपुट को थोड़ा सा एलाबरेट करके देख लेते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे देखिए ब्रांड इज क्लासमेट, कलर इज ब्लैक, प्राइस इज 25.45, अपडेटिंग द प्राइस, कलर एंड ब्रांड नेम ऑफ पेन, ब्रांड इज सेलो, कलर इज ब्लू और प्राइस इज 100। तो इस तरह से हम एक मैनुअली यूज़र डिफाइंड मेथड्स रखेंगे गाइज, और सिर्फ एक एक लाइन लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए सिर्फ मुझे एक लाइन लिखना है, चाहे जितनी बार मैं चेंज करना चाहूँ। यहाँ पे मैं अगर इस 100 को हटाकर 1000 करना है तो सिर्फ एक ज़ीरो यहाँ पे ऐड कर दूंगा और सभी जगह यहाँ पे ये चेंजेस हो जाएंगे। तो ये यूज़ होता है गाइज यूज़र डिफाइंड मेथड्स लिखने का। जो भी क्लास होता है उसमें हम ऐसे मेथड्स लिखेंगे, नॉट ओनली प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे एक पेन के सिर्फ तीन यहाँ पे मैंने लिए हैं वेरिएबल्स या फिर स्टेट्स या फिर कुछ भी कह सकते हो यार, एट्रीब्यूट्स को आप 3 एट्रीब्यूट्स लिए हैं, तो सिर्फ मुझे 3 मेथड लिखने होंगे। अब मैं कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ या फिर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके 1000 यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स है, तो इन सभी को चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे 1000 मेथड्स लिखूंगा गाइस, ठीक है। तो इन सभी मेथड्स को एक एक करके हम कॉल करेंगे और जो भी ऑपरेशन करना है हम परफॉर्म करेंगे। तो बेसिकली इंडस्ट्री में ऐसा होता है गाइस। सिर्फ मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, लेकिन हज़ारों लाइन्स ऑफ कोड इसी की वजह से बनते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि 50 लाइन का कोड हुआ है, जहाँ पे सिर्फ हमने 3 यहाँ पे वेरिएबल्स को लिया था। तो कुछ इस तरह से हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को समझ सकते हैं गाइस, ठीक है। तो इसके ऊपर और भी 2-4 एग्जांपल्स मैं यहाँ पे ज़रूर सॉल्व करूँगा गाइस आने वाले नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो उसके बाद मतलब रियल लाइफ एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे, ऐप डिटेल्स का एक एग्जांपल देखेंगे और उसके बाद एनकैप्सुलेशन हम डिफाइन करेंगे, एनकैप्सुलेशन स्टार्ट कर देंगे गाइस, ठीक है। तो एनकैप्सुलेशन ऑलमोस्ट हमने एनकैप्सुलेशन यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, लेकिन हम सबको पता नहीं है कि मतलब बेसिकली आपको पता नहीं है कि एनकैप्सुलेशन क्या है और इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली मैं एनकैप्सुलेशन यूज़ करके ही इन सभी कोड को यहाँ पे लिख रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं, 2-3 एग्जांपल्स देखेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल्स, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे गाइस एनकैप्सुलेशन के बारे में, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय गाइस, मीट यू इन द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 14th वन।